Aryan cow. Aryan cow, also known as रामेश्वर नाथ काव। तो आर्यन काव के ग्रैंडफादर जो थे केदारनाथ काव, 1870s में उन्हें एक पदवी मिलती है, वो थी डेप्यूटी कलेक्टर की। उस समय बनारस के रामनगर में रहते थे ये लोग। तो केदारनाथ काव के दो सन्स थे, त्रिलोकनाथ काव एंड द्वारिकानाथ काव। द्वारिकानाथ काव की शादी होती है खेमवती कौल से और उनके भी दो बेटे होते हैं, एक का नाम श्याम सुंदर नाथ और एक अपने आर्यन काव। द्वारिकानाथ काव रिक्रूटिंग ऑफिसर थे, बट जैसे ही आर्यन काव का जन्म हुआ उन्हें डेप्यूटी कलेक्टर बना दिए गए। पर जब वे 29 की उम्र तक पहुंचे तब उनका देहांत हो चुका था। तब आर्यन काव सिर्फ और सिर्फ 5 साल के थे। आर्यन काव का जन्म बनारस में हुआ था। जन्म तारीख थी 10 मई 1918। आर्यन काव जब 6 साल के थे तब उनके अंकल मतलब त्रिलोकनाथ काव उन्हें वडोदरा ले जाते हैं, पर बिजनेस न चलने के कारण वडोदरा से वापस आना पड़ता है। आर्यन काव की मम्मी उनके मामा के घर यूपी में रहती थी, तो 1 साल यूपी में रहे और फिर 1 साल बाद बनारस गए। उस समय आर्यन काव 6th ग्रेड में थे। फिर 1 साल बाद फिर से वडोदरा गए। वहाँ उन्हें बच्चे चिढ़ाते बिकॉज ऑफ हिज सरनेम एंड वेट, तो वो मेंटली डिस्टर्ब रहते। फिर से बिजनेस के सिलसिले में वे मुंबई जाते हैं, पर दुर्भाग्यवश ये बिजनेस भी नहीं चलता और ठप हो जाता है। फिर आर्यन काव को रामकृष्ण मिशन हॉस्टल में रखा जाता है, शिफ्ट किया जाता है और यहाँ आर्यन काव को योगा में इंटरेस्ट बढ़ता है। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यू फिर से यूपी लखनऊ चले जाते हैं और अब स्कूलिंग ख़त्म हो चुकी थी, तो वो लखनऊ की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और वहाँ से बैचलर्स करते हैं। फिर वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में मास्टर करने जाते हैं। वहाँ उनके सीनियर मिलते हैं जिनका नाम था पीएन हक्सर। तो ये दोनों वो हस्ती हैं जो आगे जाकर बड़ी भूमिका निभाने वाली थी। पीएन हक्सर जो कि इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने और आर्यन काव जो कि रॉ के फाउंडर। तो अब उन्होंने आईपी मतलब इंडियन पुलिस जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की तैयारी चालू कर दी थी। 1939 में मास्टर डिग्री में यूनिवर्सिटी में सबसे फर्स्ट आए। तब वे केवल 21 साल के थे। उसी साल आईपी की रिटन एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और ये FPSE द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि ये इंटरव्यू लखनऊ में था और इंटरव्यू अच्छा जाता है। फिर सन 1940 में आर्यन काव को सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर मुरादाबाद ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब जाके ज़िंदगी धीरे धीरे सेटल हो रही थी। तो उस हरसे की बात है, किसी ने पूछा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो प्रिंसिपल ने उठकर सीधा कहा कि INC के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो वो आर्यन काव से पूछो। कहा जाता है कि रामपुर के नवाब इन ऑफिसर्स को दावत देते थे, सिनेमा दिखाते थे। फिर ट्रेनिंग ख़त्म होने पर प्रैक्टिकल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए 1941 में खेरी में इनको पोस्ट किया जाता है। फिर ऐसी कई डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किए गए और ऐसे 7 साल निकल गए। 1947 में इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब IB में आर्यन काव को रिक्रूट किया जाता है। उस समय उन्होंने अगर किसी के साथ क्लोजली काम किया हो तो वो थे भोलेनाथ मल्लिक। भोलेनाथ मल्लिक IB के डायरेक्टर थे। जब भोलेनाथ मल्लिक IB के चीफ बने तो आर्यन काव को सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया PM जवाहरलाल नेहरू का।
और फिर वो आईबी के डेप्यूटी डायरेक्टर भी बने। तो वे आईबी के डेप्यूटी डायरेक्टर भी थे और पीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज भी, और जो भी फॉरेन डिग्निटरीज आते थे उनकी सिक्योरिटी का काम भी यही करते थे। 1950 में क्वीन एलिजाबेथ आई थी मुंबई में, तो आरएन काउ को काम दिया गया था कि एलिजाबेथ के आसपास कौन कौन आ रहा है। फिर काउ ने देखा कि भीड़ बढ़ रही है और एलिजाबेथ वहाँ से आ रही है, तो उस वक्त एक पैकेट उड़ता हुआ आ रहा था, शायद किसी ने फेंका होगा, तो वो सीधा आरएन काउ ने कैच कर लिया और फिर पता चला कि इसमें कोई बॉम्ब नहीं, ये तो एक बुकेट है। तो ये क्विक रिएक्शन जब क्वीन ने देखा तो क्वीन ने रिमार्क दिया कि गुड क्रिकेट। 1955 में जब वे 37 इयर्स के हुए तब वहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया। उस समय एक इंडियन एयरक्राफ्ट हुआ करता था कश्मीर प्रिंसेस नामक, उसके साथ एक हादसा हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था हांगकांग के अंदर। तो इस खबर से वाकिफ हो नेहरू ने सीधा आरएन काउ को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाकर इंडोनेशिया भेजा। फिर तहकीकात करने पर पता चला कि उस एयरक्राफ्ट में बॉम्ब प्लांट किया था और ये भी पता चला कि ये असैसिनेशन करने वाले थे चाइना के पीएम का। इस इरादे से वो बॉम्ब इम्प्लांट किया गया था। फिर इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने पर जब वे वापस आते हैं तो उस दौरान नेहरू को बहुत ज़्यादा विदेश दौरे पर जाना पड़ता था, तो वो अपने साथ आरएन काउ को ही लेकर जाते थे एज अ सिक्योरिटी चीफ। 1965 में भारत के अंदर डीजीएस डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी को फॉर्म करने में भी आरएन काउ का नाम ही आता है। फिर 21 सितंबर 1968 में रो का गठन किया गया और इसका हेड आरएन काउ को बनाया गया। 1971 में इंडिया और पाक के बीच जो लड़ाई थी ईस्ट पाक को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, उसमें भी आरएन काउ की बड़ी भूमिका रही है। 1975 में सिक्किम मर्ज में भी भारत की मदद की और यहाँ पर भी आरएन काउ का बड़ा योगदान था। पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर मिशन चलने वाला था उसकी जानकारी भी रो के कुछ एजेंट्स ले आए थे और ये काम एग्जीक्यूट करने वाले भी आरएन काउ थे। 1986 में एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनी। इसके आर्किटेक्ट भी आरएन काउ को ही माना जाता है। आरएन काउ को कई सारे उतार चढ़ाव भी देखने पड़े। जब 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तब आरएन काउ को रो के चीफ से हटाया गया और कहते हैं ना, रात कितनी भी काली क्यों ना हो उसके बाद सवेरा अवश्य होता है। तो जब फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इसके बाद उन्होंने फिर से आरएन काउ को इंसिस्ट किया कि वो फिर से आए और सिक्योरिटी एडवाइज़र बने। तो वो अपना कार्यकाल समय ख़त्म होने पर भी वो अपना काम जारी रखते हैं। यहाँ पर कुछ इंसिडेंट बताए जाते हैं, जैसे कि अशोका होटल में जब दिल्ली में दलाई लामा आते हैं तो वो दलाई लामा काउ से कहते हैं कि हाउ आर यू माई फ्रेंड, और इसका जवाब वो अपने मुस्कुराहट से दे देते हैं। आरएन काउ के सेकंड हैंड माने जाने वाले के एस शंकर नायर कहते हैं कि वो अपने एक्स कलीग जो कि आरएन काउ को पसंद नहीं करता था, पर जब वो हेल्प मांगने आए तो निस्वार्थ आरएन काउ ने उनकी हेल्प की। आरएन काउ को 25th एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश फेडरेशन में बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट, पर वो पीछे खड़े रहे। आरएन काउ रिस्पेक्ट करते हैं। और एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ये जानने को मिली
कि रामजी काव ने अपनी डेथ के कुछ महीने पहले कुछ टेप रिकॉर्ड्स किए जिसमें बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी इंडिया की, पर शर्त ये थी कि उन इन्फॉर्मेशन को 2025 के पहले डिस्क्लोज ना किया जाए, और ये सब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में है। सारी फाइल्स, टेप रिकॉर्ड्स वहाँ पर ही रखे गए हैं। बताया जाता है कि एक फाइल बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन हुआ उसके रिलेटेड है, दूसरी सिक्किम कैसे मर्ज हुआ इंडिया में उसके रिलेटेड है, तीसरी इंदिरा गांधी के असेसिनेशन के रिलेटेड एक फाइल है। तो ये थी हमारे रामेश्वर नाथ काव की कहानी। रविंद्र कौशिक 11 अप्रैल 1952 की बात है। रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। उनकी पढ़ाई गंगानगर में ही हुई। 1917 में जब वे 12वीं ख़त्म कर श्रीनगर के ही सेठ GL बिहानी SD पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में दाखिला दिया। उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था, तो ड्रामा प्ले कर रहे थे और वो इतने देशभक्त के कैरेक्टर में घुस चुके थे कि वो अपने आप को वही मान बैठे। इसे कुछ रो के ऑफिसर ने देखा और उनको दिल्ली बुलाया और बताया कि रो के बारे में, और पूछा कि क्या आप काम करना चाहते हो। फिर उन्होंने हामी भरी और फिर उनको कह दिया कि आपको 2 साल दिल्ली में आना पड़ेगा ट्रेनिंग लेने, और फिर आना होगा। तो वो अपनी फैमिली से झूठ बोलकर दिल्ली ट्रेनिंग लेने चले जाते हैं, और तब रो ने ऑपरेशन एक्स चलाया जिसमें वो रो के एजेंट्स को पाकिस्तान भेजते हैं और ISI की क्रूशियल इन्फॉर्मेशन लाने को कहते हैं। उस बीच उन्हें उर्दू, नमाज और रीजनल एंटिक्स के वाकिफ़ किया, और पाकिस्तान भेजने से पहले उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है और नाम दिया जाता है नवी अहमद शाकिर। फिर 1975 आता है। 1975 में वो जाते हैं कराची और वहाँ एक आम लड़के का वेश धारण कर उनके बीच रहने लगते हैं, और उसी बीच कराची के लॉ कॉलेज में अपना एडमिशन लिया और मिडल एजेंट के थ्रू भारत को जानकारियाँ भिजवाते रहे। फिर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम देने की इच्छा जाहिर की, पर रो ने ना कह दिया। फिर एक चांस मिला मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर। फिर उन्होंने अप्लाई करते हैं, तो तब उनका एडमिशन हो जाता है, और ये गोल्ड माइन साबित हुआ रो के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन दुबई या फिर कुवैत घूमकर भारत जाती थी। रविंद्र कौशिक पर कोई शक ना करे इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ। करीबन 5 साल गुजर चुके थे। अब आता है साल 1981। भारत में रविंद्र कौशिक के छोटे भाई की शादी थी। उसके लिए वो रो से भारत आने की परमिशन मांगते हैं, पर ना कहते हैं। फिर ज़्यादा इंसिस्ट करने पर हाँ करते हैं। फिर वे दुबई के रास्ते घूम कर फिर इंडिया में आए। अब इतने साल बाद आए, खुशी भी थी और सवाल भी थे। खैर, मैं ये तो बताना भूल ही गई कि वो अकेले भारत आए थे, बीवी बच्चे के साथ नहीं। और फिर परिवार को जवाब में ये कहा कि मैं खुश हूँ, मुझे वहाँ अच्छी तनख्वाह मिलती है, पर वो क्या जाने कि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी उनके परिवार के साथ। फिर वे दुबई के रास्ते घूमकर पाकिस्तान आए। उनको प्रमोशन भी मिले। उनकी इन्फॉर्मेशन से हज़ारों सैनिक की जान भी बची। 1979 to 1983 के बीच के ये साल रविंद्र कौशिक के कंट्रीब्यूशन के लिए ही जाने जाते हैं। इंदिरा गांधी ने
उन्हें ब्लैक टाइगर का टाइटल भी दिया। आईएसआई को भनक लगी कि कोई लीक कर रहा है उनकी इन्फॉर्मेशन, तो फिर सर्विलेंस करना चालू किया, तो उन्हें पता चला कि नवी अहमद शाकिर के पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार ही नहीं है। साल 1983 भारत का एक खुफिया एजेंट, नाम था इनायत मसीह, को पाकिस्तान भेजा गया रविंद्र कौशिक से कुछ दस्तावेज लेने के लिए। पर इस बीच सितंबर 1983 की बात है, इनायत मसीह जब पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तब उन्हें पकड़ लिया जाता है आईएसआई के एजेंट्स द्वारा और इंटरोगेशन लिया जाता है, तो उन्होंने सब बता दिया। तो आईएसआई ने ट्रैप बिछाया और रविंद्र कौशिक उर्फ नवी अहमद शाकिर को पार्क में बुलाया जाता है और इनायत खान को उससे मिलने के लिए भेजा जाता है। जब काम खत्म हो गया तब आईएसआई ने उनको घेर लिया और पकड़ लिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। 1985 में रविंद्र कौशिक को डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है, पर बाद में चेंज कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है और टीबी होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जेल में बिताए उन सालों के बीच कई लेटर्स लिखा करते थे वो अपनी फैमिली को, और पता चलने पर अटल बिहारी वाजपेयी से बात की और अर्जी की, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये कहानी थी हमारे ब्लैक टाइगर की, रविंद्र कौशिक। मोहनलाल भास्कर एक शायर और जासूस भी। एक दिन वे शायरी पढ़ रहे थे तो एक व्यक्ति बोले कि शायरी में मरना तो आसान है, दम है तो मैदान में उतरो। और मोहनलाल तो हाजिर जवाबी थे, तो वो बोल दिए कि काम हो तो बुला लेना, आपसे 4 कदम आगे चलूँगा। उनका बचपन फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजरा। कभी कभी न्यूज़पेपर तक बेचने को जाना पड़ता। फिर पढ़ाई में रुचि होने के कारण वे पहले टीचर व बाद में प्रिंसिपल बनते हैं। 1965 में एक सीनियर ऑफिसर से मिले, फिर उन्होंने स्पाई की फील्ड में कदम रखा और 2 साल ट्रेनिंग में गुजारने के बाद 1967 में उनको पाकिस्तान भेजा जाता है, जहां पर रो द्वारा कहा जाता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अपडेट देते रहे। तो उसमें उनके साथी थे अमृत सिंह, जो आगे जाके उन्हें धोखा दे देते हैं और मोहनलाल को पकड़ लिया जाता है आईएसआई द्वारा और उन्हें जेल में बंद कर लिया जाता है, जहां वो पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो से भी मिलते हैं। फिर उनको टॉर्चर भी बहुत किया जाता है, पर वो अपने मुंह से सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बोलते रहे और कुछ नहीं। फिर आता है साल 1972, जब इंडिया और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद मोहनलाल वहां से रिहा होकर इंडिया बाइज्जत रिहा कर दिए गए। विनोद सहनी जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। टैक्सी चलाते थे, घर का गुजर बसर उन्हीं पैसों से होता था। एक दिन उनकी टैक्सी में एक ऑफिसर बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितना कमा लेते हो। तो विनोद ने कहा कि घर की आमदनी चल जाए उतना तो कमा ही लेता हूँ। उस अफसर ने कहा कि मैं जो काम कहूँ वो करना चाहोगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो फिर इस बात को सुन विनोद ने हामी भर दी। फिर उस ऑफिसर ने उसे गांधीनगर बुलाया और उस ऑफिसर ने अपने सीनियर को उससे मिलवाया। फिर वो सीनियर ऑफिसर विनोद को एक रूम में ले गए जहां एकदम अंधेरा था और कई सारे देशभक्ति की किस्से सुनाए। इसे सुन विनोद के मन में भी देशभक्ति की भावना जग उठी और फिर उस सीनियर ऑफिसर ने रो के बारे में बताया और कहा
कि तुम पाकिस्तान जाओ और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले आओ। फिर ये सारी बातचीत के बाद वो बाहर निकलते हैं और वो जो उनकी टैक्सी में बैठे थे वो उन ऑफिसर से कहते हैं कि मैं पाक नहीं जा पाऊँगा। तो इस बात पर वो ऑफिसर उन्हें समझाते हैं कि ऐसा काम तो मैं भी करना चाहता हूँ, पर उन्होंने मुझे चूज़ ना करके तुम्हें किया, तो ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। फिर विनोद ने हाँ कर दी और ट्रेनिंग ली। फिर छोटे मोटे मिशन के लिए पाकिस्तान भेजा जाता है और देखते हैं कि वो टास्क ख़त्म कर पाते हैं या नहीं। तो सहनी कर बताते हैं। उनको 3 बार पाकिस्तान भेजा गया और वो तीनों बार सक्सेस हुए प्लान एग्जीक्यूट करने में, पर चौथी बार वो पकड़े जाते हैं क्योंकि सहनी ने एक गाइड किराए पर लिया था। पाकिस्तान में तो सहनी जो बात करते थे उनकी हरकतों से शक होने लगता है। फिर उस गाइड ने पाकिस्तानी आर्मी को कह दिया कि मेरे साथ एक जासूस है। फिर आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्हें पाकिस्तान की सियालकोट की गोरा जेल में डाल दिया गया। ये जेल को गोरा जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर के सारे बाल काट दिए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें नेक्ड ही रखते हैं और टॉर्चर करते। और सहनी कहते हैं कि ठंड के मौसम जानो कोई हज़ारों किलो चुभा रहा है और अगर पाकिस्तानी आर्मी को पता चले कि ये इंडिया से है और मुस्लिम है तो उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता। तो सहनी उस जेल में 9 साल बिताने के बाद रिहा होकर भारत आते हैं। अजीत डोवल आज के चाणक्य कहे जाने वाले इनका जन्म 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड में हुआ। फिर वे बड़े हुए, स्कूलिंग खत्म कर वह अजमेर की आर्मी स्कूल में गए और फिर इकोनॉमिक्स में एमए करने के लिए आगरा यूनिवर्सिटी जाते हैं और आगरा से फिर ये मास्टर करते हैं। फिर 1967 में यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस बन जाते हैं। फिर पोस्टिंग होती है केरला में, तो वहाँ 28 दिसंबर 1971 में कन्नौज जिले में एक इलाका आता है जिसका नाम है थलासेरी। तो थलासेरी में दंगे हो गए थे हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के बीच और वो आमने सामने थे। इस बीच अजीत डोवल आते हैं और सुलह करवाते हैं इन दोनों कम्युनिटी के बीच। फिर आता है साल 1972। 1972 में अजीत डोवल को दिल्ली बुला लिया जाता है आईबी द्वारा डेप्यूटेशन पर भेजने के लिए और यहाँ से उनके जासूस बनने की कहानी शुरू होती है। उस दौरान मिज़ोरम में कुछ हलचल होती दिख रही थी। वहाँ पर मिज़ो नेशनल फ्रंट आर्मी जिसके नेता थे लाल डेंगा, तो लाल डेंगा एक अलग इलेक्टोरेट चाहते थे और उनके अंडर 7 लोग थे जो कि बहुत खूंखार किस्म के थे। उन्होंने एक आईपीएस को भी मार डाला। इस स्थिति को नज़र में रखते हुए अजीत डोवल को वहां पर भेजा जाता है। फिर वे उन 7 लोगों से मिलते हैं। उनमें से 6 लोग डोवल की बात से प्रभावित होते हैं और लाल डेंगा का साथ छोड़ देते हैं और डोवल ने लाल डेंगा को इतना डरा दिया कि वो कभी सपने में भी एक अलग इलेक्टोरेट की बात नहीं करेगा। फिर उनको राष्ट्रीय पदक भी मिला। फिर अजीत डोवल सिक्किम गए तो वहाँ पर भी यही हाल था और वहाँ का मसला भी उन्होंने सुलझा दिया। 1980s में खालिस्तानी दंगे बढ़ रहे थे। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार आ जाता है जो कि गोल्डन टेम्पल में हुआ था और उसके कुछ साल बाद 1988 में आया ऑपरेशन ब्लैक थंडर जिसमें खालिस्तानियों ने गोल्डन टेम्पल को अपना अड्डा बना
कर रखा था। उसकी जांच पड़ताल करने के लिए अजीत डोवल रिक्शावाला बनके रिस्क लेकर गोल्डन टेम्पल के अंदर जाते हैं और उन लोगों को यकीन दिलाते हैं कि वे ISI के एजेंट हैं और आपकी मदद करने आए हैं, और फिर वहां से जानकारी लेकर बाहर आते हैं और फिर उन खालिस्तानियों को भी गोल्डन टेम्पल से बाहर निकाला जाता है। इस अचीवमेंट के बाद उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया। अजीत डोवल 7 साल पाकिस्तान में थे, जिसमें से 2-3 साल उन्होंने जासूसी की और बाकी के साल इंडियन एम्बेसी में काम किया। 1990s में कश्मीर में कुछ हलचल हुई तो वहां उनको भेजा गया और टेररिज्म का जो हेड था कूका पारे, उसका ब्रेन वॉश कर डाला। फिर उसी कूका पारे ने अपने 250 लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा निकाला और आगे जाकर कूका पारे ने इलेक्शन जीता और MLA भी बना। 1999 में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। IC-814 इंडियन एयरलाइंस का प्लेन जो कि काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, उस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है और टेररिस्ट ने मांग की इन पैसेंजर्स के बदले 35 टेररिस्ट को रिलीफ करने की। ये मांग की तो अजीत डोवल मानते मानते 35 से 3 तक ले आए और पैसेंजर बाहिज़्ज़त आज़ाद हिंदुस्तान लाए गए। दाऊद भी पकड़ा जाता, जैसे कि उसकी बेटी की शादी दुबई में होने वाली थी, पर दाऊद को उनके खबरी ने बता दिया कि अजीत डोवल का ये प्लान है, तो इस कारण वो बच निकला। करीबन 2014 की बात है। ISI कब्जा करने पर तुला हुआ था। उनमें से एक था इराक, जिसके अंदर टिकरित नामक एक शहर था। वहाँ इंडिया की 46 नर्स काम करती थी हॉस्पिटल में। तो वहाँ उन्हें छुड़ाने के लिए डोवल खुफिया तरीके से जाते हैं इराक और इराक की गवर्नमेंट के साथ टाई अप करते हैं और वार्निंग देते हैं। उस बाद ISI ने 5 जुलाई 2014 में इरबिल, जहाँ इंडिया की कॉन्सुलेट भी है, तो ISI ने उन 46 नर्स को कुर्दिश फोर्स के हवाले कर दिया और वहाँ से एयर इंडिया की फ़्लाइट उन 46 नर्स को लेकर इंडिया आ गई और उन्हें उनके घर पर ऐश और आराम और उल्लास के साथ भेज दिया। इंडिया में पोखरण का टेस्ट हुआ। ये देख पाकिस्तान ने भी कुछ न्यूक्लियर वेपन बनाने की इच्छा जाहिर की, तो तब उनका साथ दिया चाइना ने, और ये इच्छा जाहिर करने वाले AQ खान थे। फिर वे साउथ कोरिया जाते हैं, वहाँ पर भी हाथ मिलाते हैं। इसलिए भनक लगती है इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी ने अजीत डोवल को कहा कि आप स्पाई बन के जाइए और पता लगाइए कि ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो वो पाकिस्तान जाते हैं, कहोटा नामक एक जगह पर, जो रावलपिंडी के पास में, जहाँ खान रिसर्च सेंटर हुआ करता था, और वहाँ पर ही सारी तैयारी चल रही थी। वहाँ से जानकारी निकालने के लिए डोवल भिखारी बन के रहते थे। फिर उन्हें पता चला कि अगर न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं तो रेडिएशन पूरे शरीर पर पड़ रहा होगा। तो वो उस नाई के पास गए जहाँ सारे साइंटिस्ट अपने बाल कटवाते थे और वो बालों का सैंपल इंडिया भेजते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बना रहे हैं। तो इसका सामना करने के लिए अजीत डोवल इज़राइल की जो स्पाई एजेंसी थी मोसाद, उनसे जा मिलते हैं और इज़राइल को बहकाया जाता है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो इज़राइल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसे सुन इज़राइल तैयार हो जाता है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। फिर
इंडिया ने इसराइल को परमिशन दी कि गुजरात में रिफ्यूलिंग करने के लिए और फिर पाकिस्तान पर हमला बोल देने के लिए। पर जब ये प्लान अजीत डोवल ने मोरारजी देसाई को बताया तो उन्होंने ना बोल दिया कि हम इसराइल को इंडिया नहीं बुलाएंगे। फिर अजीत डोवल एक पाकिस्तान के साइंटिस्ट को पकड़ते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो अजीत डोवल ने उस साइंटिस्ट को ब्लैकमेल किया और उससे न्यूक्लियर वेपन बनाने की ब्लूप्रिंट ले ली और उस साइंटिस्ट ने कहा कि मुझे $10,000 दे दो ताकि मैं पाकिस्तान से भाग सकूं। अब ये प्लान मोरारजी देसाई को जब बताया गया तो ये प्लान भी खारिज कर दिया। फिर आर्यन काउ मोरारजी देसाई पर गुस्सा हो गए कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो भी मोरारजी देसाई नहीं माने। फिर उन्होंने अपनी तरफ से रो से इस्तीफा दे दिया। पर इतने में क्या हुआ कि पाकिस्तान में नए प्रेसिडेंट बने और वो आर्मी के थे और वो चाहते थे कि देश प्रेम बढ़े, तो उन्होंने सब देश से रिश्ता नाता जोड़ने के लिए इस बीच इंडिया से भी सुलह करने की चाह रखी और इंडिया कॉल किया। फिर मोरारजी देसाई ने कहा कि कैसे हो मियाँ, आजकल सुना है कि कहोटा में न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं। इसे सुन पाकिस्तान का प्रेसिडेंट चौकन्ना रह गया और फिर मोरारजी देसाई ने कहा, चौकन्ने रहना, हम हर बार तुमसे 2 कदम आगे चलते हैं। और इसे सुन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है और फिर कैसे भी करके पता चलता है कि पाकिस्तान ने रॉ और आईबी के एजेंट को ढूंढ कर मार डाला, लेकिन अजीत डोवल वहां से बच निकले और ऐसे अजीत डोवल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट को 15 साल पीछे छोड़ दिया। तो ये थी हमारे स्पाई मास्टर अजीत डोवल की कहानी।